नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद शर्मा। एएचडी में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारी सर्वे चल रही है और सर्वे में भी हमने थ्योडोलाइट को हमने कंप्लीट कर लिया है और आज थ्योडोलाइट से संबंधित ही अगला नेक्स्ट चैप्टर है आपका टेकोमीटर। छोटा सा चैप्टर है, ये संबंधित किससे? थ्योडोलाइट से संबंधित है। सिर्फ इसमें फ़र्क कितना होता है, इसमें थ्योडोलाइट ही यूज किया जाता है, लेकिन जहाँ पर अपन नॉर्मल वो डायफ्राम यूज करते हैं उसकी जगह अपन कौन सा स्टेडी डायफ्राम यूज कर लेते हैं। कौन सा? स्टेडी डायफ्राम यूज कर लेते हैं। और स्टेडी डायफ्राम यूज करते ही जो आपका थ्योडोलाइट है वो टेकोमीटर बन जाता है, समझ गए बात को? तो ये एक थ्योडोलाइट का ही रूप है, मतलब थ्योडोलाइट ही इसमें इस्तेमाल होता है। इसमें बस नॉर्मल जो डायफ्राम होता है उसकी जगह स्टेडी डायफ्राम यूज किया जाता है। कौन सा डायफ्राम? स्टेडी डायफ्राम यूज किया जाता है। तो उससे क्या बन जाता है? ये टेकोमीटर बन जाता है। तो ठीक है, टेकोमीटर बन गया। अब ये टेकोमीटर काम क्या आता है? टेकोमीटर काम आता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के। किसके? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करने के। किसके बिना? चेन और टैप के बिना। चेन और टैप के बिना, मतलब हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस जब मेजर करनी है तो उसमें चेन और टैप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे हम चेन सर्वे कर रहे थे, वहाँ भी अपन क्या कर रहे थे? डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे थे। और फिर जैसे हमने कंपास सर्वे यूज कर लिया तो वहाँ पे अपने हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट करना शुरू कर दिया, तो वहाँ अपन को चेन और टैप की आवश्यकता पड़ रही थी। लेकिन यहाँ पर टेकोमीटर की सहायता से अपन चेन और टैप के विदाउट अपन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। देखो, नॉर्मल और प्लेन ग्राउंड है, सिंपल ग्राउंड है, वहाँ तो हम चेन और टैप आसानी से निकाल सकते हैं। चेन से और टैप से फटाफट चेन और टैप की लेंथ से अपन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल लेंगे, वहाँ हमें कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जहाँ पर पहाड़ी एरिया है, हिली एरिया है, वहाँ पर आपसे कहूँ मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालो, वर्टिकल डिस्टेंस निकालो, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस निकालने में पहाड़ी एरिया पे। तो वहाँ हम चेन और टैप से आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। चेन और टैप से हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। तो ऐसी जगह पर पहाड़ी एरिया, हिली एरिया पे, वहाँ पर हम क्या करते हैं? टेकोमीटर यूज किया जाता है। टेकोमीटर यूज किया जाता है। तो आप कह सकते हो कि पहाड़ी एरिया के लिए, हिली एरिया के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस निकालने के लिए जो बेस्ट सूटेबल मेथड है वो कौन सा है? टेकोमीटर मेथड। कौन सा मेथड? टेकोमीटर। टेकोमीटर विधि से हम, अब आपको कहीं भी क्वेश्चन में आ जाए हिली एरिया के लिए बेस्ट सूटेबल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? टेकोमीटर, थ्योडोलाइट, तो कौन सा आ जाएगा? टेकोमीटर। किसके लिए? हिली एरिया के लिए। और काम देखो, मेरी बात को एक एक करके बस शांति से बैठ के बस देखते रहो और सुनते जाओ, सारी चीजें आपके दिमाग में बैठती जाएंगी, सारा चैप्टर अभी याद हो जाएगा आपसे। तो अपने टेकोमीटर क्या काम आ रहा है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस को मेजरमेंट काम करने का काम आता है। किसके बिना? चेन और टैप के बिना मेजरमेंट करने के काम आ रहा है। और कहाँ के लिए बेस्ट सूटेबल है? ये पहाड़ी एरिया के लिए बेस्ट सूटेबल है। और इसमें अपन क्या करते हैं? पहाड़ी एरिया के लिए बेस्ट सूटेबल है। और ये टेकोमीटर बनता कैसे है? टेकोमीटर है क्या चीज़? तो ये एक नॉर्मल थ्योडोलाइट ही है। थ्योडोलाइट को अपन पढ़ चुके हैं। बस डायफ्राम आपने समझते हो क्या होता है। टेलीस्कोप के बारे में मैंने पूरा वर्णन आपको बता रखा है पहली वीडियो में इससे। तो टेकोमीटर में जब नॉर्मल डायफ्राम होता है उसकी जगह अपन स्टेडी डायफ्राम यूज कर लेते हैं, तो थ्योडोलाइट ही हमारा क्या बन जाता है? टेकोमीटर बन जाता है। क्लियर है इतनी बात? चलिए, बस इसमें इतना ही आपको जो बताया, यही चैप्टर का सारांश है। यही चैप्टर का सारांश है। बस इसी चीज़ पर क्वेश्चन बनेंगे आपसे, और कोई लंबा चौड़ा चैप्टर नहीं है ये। हालांकि डेरिवेशन पर्पज से जब अपन डिप्लोमा की क्लास है, बीटेक की क्लास है, वहाँ पर देखा जाता है तो वहाँ पर इसके काफ़ी सारे 2-3 डेरिवेशन है कि भाई फील्ड के हिसाब से इसके 2-3 डेरिवेशन है। तो वहाँ पर वो डेरिवेशन अपने यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ हमसे MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं। ऑप्शन मिलने वाला, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा और आपसे आंसर निकालेगा। तो देखिए, एक बार अपन इस चैप्टर पे चर्चा कर लेते हैं क्या है। एक बार पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बाद में उतार सको, आप इसको बाद में उतार लोगे। चलिए, ले लिया होगा। अब देखो, टेकोमीटर सर्वे हिली एरिया के लिए किया जाता है, ये जो आपको बात बता चुका हूँ मैं, तथा हिली एरिया के लिए बेस्ट सूटेबल मेथड है, ये भी बात बता चुका हूँ आपको मैं। इसमें 2 पॉइंट के मध्य बिना चेन और टैप के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस ज्ञात की जाती है। यही बात अपन ने अभी करी थी, दिमाग के लिए वही नोट में। यह इंस्ट्रूमेंट नॉर्मल थ्योडोलाइट होता है। यह इंस्ट्रूमेंट नॉर्मल क्या होता है? थ्योडोलाइट होता है, जिसमें स्टेडिया डायफ्राम फिक्स किया जाता है। स्टेडिया डायफ्राम फिक्स किया जाता है, जिससे ये टेकोमीटर बन जाता है। नॉर्मल थ्योडोलाइट में जो आपका डायफ्राम होता है वो इस टाइप का होता है, और जैसे ही हम स्टेडी डायफ्राम यूज कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाता है? ये टेकोमीटर बन जाता है। क्या बन जाता है भाई? ये
टेकोमीटर बन जाता है। समझ गए इतनी सी बात को। अब एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने का आपसे फॉर्मूला पूछेगा। हॉरिजॉन्टल कि भाई ये डिस्टेंस है, ये मेरा इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, यहाँ पर ये मेरा इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, ये मेरी कोई फील्ड एरिया है, मान लीजिए कोई पहाड़ी वगैरह कुछ भी हो, तो यहाँ से मुझे क्या करना है, मुझे ये डी डिस्टेंस निकालनी है। कि मैं डी डिस्टेंस निकालनी है किसके बिना, चेन और टैप के बिना। चेन और टैप के बिना मुझे डिस्टेंस निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगा, तो मेरे लिए फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, डी बराबर के एस प्लस सी। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा मोस्ट। 2016 के बाद जो एसएससी जेईई के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं, 2016 के बाद एसएससी जेईई में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इसी फॉर्मूले पे आ रहे हैं, इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन आए हैं एसएससी जेईई के अंदर। देख लेना पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाल के। तो डी बराबर के एस प्लस सी। डी क्या है आपका, डी क्या है आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। डी क्या है आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। किस किस के बीच में, आपके स्टाफ के बीच में और इंस्ट्रूमेंट के बीच में। आपके स्टाफ और इंस्ट्रूमेंट के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो डी है। के क्या है आपका, एस क्या है, सी क्या है। तो के आपका है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। के क्या है आपका मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, जिसको के से डिनोट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं मल्टीप्लाइंग। ध्यान रखना इस बॉक्स को इस चैप्टर में याद क्या रख लेना, मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट। आपको भी राजस्थान जेईई के अंदर हो सकता है आपको टेकोमीटर से क्वेश्चन मिलेगा, तो इसी से मिल जाएगा, सिर्फ इतने से पोर्शन से। ये बॉक्स बनाया है, इतने से ही पोर्शन से क्वेश्चन मिलने वाला है। अभी अपन जो क्वेश्चन करेंगे एसएससी के अंदर 2004 से लेकर 2002 से लेकर 2015 तक जो क्वेश्चन आता था, लगभग घूम फिर के बस ये बॉक्स का क्वेश्चन आया हुआ है। लगभग घूम फिर के बस यहीं से क्वेश्चन, लगभग बस इसी में से। कभी ये F1i पूछ लेता है, कभी 100 पूछ लेता है, कभी F प्लस डी पूछ लेता है, कभी 0 पूछ लेता है, कभी दोनों पूछ लेता है। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे, जब देखना आप, जब अपन क्वेश्चन, तो ये आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, ये क्या है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, जिसका मान क्या होता है के होता है। किसका मान क्या होता है के होता है, जिसका वैल्यू कितनी होती है 100। कितनी होती है 100। और फॉर्मूला क्या होता है एफ अपॉन में आई, फोकल लेंथ अपॉन इंटरवल, फोकल लेंथ और इंटरवल। चलिए, और सी क्या होता है आपका एडिटिव कांस्टेंट, एडिटिव कांस्टेंट मतलब एफ प्लस टी बराबर 0। अब सर इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, यह आपसे पूछ लेगा टेकोमीटर के अंदर जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है वो होता है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है। तो एक फार्मूला ये दे देगा, एक फार्मूला ये दे देगा, कुछ और दो फार्मूला कुछ और बना देगा। तो क्या होता है एफ अपॉन में आई मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट का फार्मूला होता है। समझ गए बात को। फिर आपसे पूछ सकता है या मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट का मान कितना होता है, तो 100 दे देगा, 0 दे देगा, या कुछ और दे देगा। तो कितना होता है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट का मान 100 होता है। यह आपसे एडिटिव कांस्टेंट पूछ लेगा कि एडिटिव कांस्टेंट का मान कितना होता है, तो 0 होता है। एडिटिव कांस्टेंट का मान कितना होता है 0 होता है। या उसका फॉर्मूला पूछ लेगा एफ प्लस डी, एफ प्लस डी। तो यहाँ से ही क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं। तो राजस्थान जेईई में ध्यान रखना, यहाँ से मैक्सिमम क्या कोई दूसरे स्टेट की जेईई कर रहे हो तो लगभग टेकोमीटर से आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाता है। मैक्सिमम चांस में यहाँ से 80% चांस में क्वेश्चन यहीं से मिलता है। चाहे तो इसका सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि आप प्रीवियस ईयर्स की पेपर उठा के देखो, वहाँ आप देख लीजिए घूम फिर के यही क्वेश्चन आ रहा है, घूम फिर के यही क्वेश्चन आ रहा है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको इसलिए बार बार कह रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एफ अपॉन आई वैल्यू होती है 100, एफ प्लस डी कौन सा एडिटिव कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 0। और वह टेलीस्कोप जिसमें दोनों साइड होते हैं मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट सी कौन सा है, उसको किसके नाम से जानते हैं, एनालिटिक लेंस, एनालिटिक टेलीस्कोप, एनालिटिक टेलीस्कोप के नाम से जानते हैं। किसके, एनालिटिक टेलीस्कोप। तो ये क्वेश्चन भी एसएससी के अंदर आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी एसएससी के अंदर आया हुआ है, इसलिए इसको लिखवाया गया है। एनालिटिक टेलीस्कोप कहते हैं जिसमें मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और सी एडिटिव कांस्टेंट लगे हुए हैं, जिसमें यूज करते हैं। वो कौन सा टेलीस्कोप होता है, एनालिटिक टेलीस्कोप। कौन सा, एनालिटिक टेलीस्कोप। तो इसको भी याद रखना अच्छी तरह आपको। अब कुछ फॉर्मूला पूछता है आपसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने का और वर्टिकल डिस्टेंस निकालने का। जो आपसे सीधे फॉर्मूला पूछेगा, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जब वर्टिकल पूर्णतः स्टाफ वर्टिकल हो, जब स्टाफ पूर्णतः वर्टिकल हो, ठीक है। तो क्या पूछेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंटर के बीच में। तो क्या फॉर्मूला है, के एस कोस स्क्वायर थीटा। के को बताने की जरूरत नहीं है, एस मैंने आपको बताया नहीं बिना। एस देखो, ये आपका एस है, ये आपका एस है। तो आप इसको एस, तो आपकी जब स्टेडी डायफ्राम देखो ये आपका, यहाँ तक आपने समझ लिया। पहले आप इसका अगर वो ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको ये रीडिंग को एस को समझा देता हूँ। ले ली, चलिए यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। चल, ये आपका डायफ्राम है। जब इस पर रीडिंग पढ़ोगे आप, ये जब आपका डायफ्राम में, जैसे मैंने आपको बताया था, ये इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस हेयर बोलते हैं,
क्रॉस हेयर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अपर स्टेडिया, अपर स्टेडिया, और इसको क्या बोलते हैं, लोअर स्टेडिया, लोअर स्टेडिया। जब आप रीडिंग पढ़ोगे, जब इसको टेलीस्कोप में देखोगे, टेलीस्कोप में हमें 3 दिखेगा, तो ये तीनों पे आपको रीडिंग दिखेगी। तो इस पे क्या दिखेगी आपको, S1। मान लीजिए मैंने मान लिया रीडिंग इस पे दिख रही है 1 मीटर, इस पे दिख रही है आपको 1.2, और इस तीसरे वाले पे दिख रही है आपको 1.4 मीटर। ये 3 रीडिंग दिख गई आपको, इस पे 3 रीडिंग दिख रही है, क्रम से दिख रही है। पहले 1 सबसे कम 1 मीटर, फिर S2 पर ये आपकी 1 हो गई S1, 1 2 हो गई S2, और ये होगी S3। तो ये तीनों स्टूडियो आपको रीडिंग दिख रही है S3 S3। हमें क्या चाहिए S, हमें क्या चाहिएगा S, S हो जाएगा आपका S3 माइनस S1, S3 माइनस S1 का डायरेक्ट क्या निकल जाएगा, S3 माइनस S1, S3। तो मतलब क्या हो जाएगा 1.4 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा मेरा ये 0.4 मीटर। समझ गए बात को, समझ गए बात को। अभी इस पर न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, ऐसे ही न्यूमेरिकल आते हैं, ऐसे ही न्यूमेरिकल आते हैं इस पोर्शन पे। इस पे न्यूमेरिकल आएंगे जो 2016 के बाद जो मैं कह रहा हूँ, एसएससी इसी पे क्वेश्चन दे रही है, क्वेश्चन देती है तीनों रीडिंग। हो सकता है आपको तीनों रीडिंग ना देके डायरेक्ट एस भी दे दिया जाए, डायरेक्ट एस भी दे दिया जाए और कह देगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालो। वो थोड़ा इजी फॉर्मेट में क्वेश्चन बन जाएगा, हो सकता है राजस्थान जेईई में बन जाए इस बार। तो एस सीधा पूछ लेगा तो एस दे सकता है आपको, ठीक है। और नहीं भी देता है तो आपको अब निकालना आ जाएगा क्रॉस हेयर की रीडिंग S1 S2 S3। S3 में से मुझे S1 निकालना है, मेरा S मिल जाएगा। K क्या होता है मुझे मालूम है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट K 100 होता है। एडिटिव कांस्टेंट मुझे मालूम है C, जिसका वैल्यू 0 होती है, तो कोई दिक्कत नहीं। कई बार आपसे क्या पूछता है कि सीधे के फॉर्मूले में बेस में पूछ लेगा कि K और S का मान पुट करके, भाई मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और C का मान, एडिटिव कांस्टेंट मान पुट करके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी हुई, भाई इतना इतना इंस्ट्रूमेंट है, इतने S नाम की रीडिंग, S रीडिंग ली गई है आपके, तो आप इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालो। तो D बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, KS प्लस C। तो वैल्यू पुट करोगे तो K की वैल्यू कितनी होती है 100, S का वैल्यू S रीडिंग आई है प्लस C 0, तो आपकी D बराबर कितना आ गया 100 इंटू S, 100S 100S। तो आपको कई बार ऑप्शन में ये 100S भी मिल जाएगा, सिर्फ 100S भी मिल जाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, क्यों कि C 0 होता है, 0 की वैल्यू को 0 ही है, तो वही एडिटिव में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्वेश्चनों को करते समय। ये छोटी छोटी बारीकी चीज़ों को ध्यान रखोगे, गलती होने के चांस बहुत कम रहेंगे। चैप्टर कोई टफ नहीं है, और ज़्यादातर गलतियाँ इजी चैप्टर में होती हैं, ज़्यादातर गलतियाँ इजी क्वेश्चन के अंदर ही होती हैं, हार्ड क्वेश्चन के अंदर गलतियाँ कम होती। क्यों, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन को हम हमेशा ध्यान से करते हैं, और जो बहुत लाइट क्वेश्चन होता है उसको अपन सीधे बस आधा पढ़ते भी नहीं है पूरा, और सीधा टिक मार देते हैं, और टिक मारने में पता चलता है वो गलत हो गया है। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को आप हल्के में नहीं लें। चैप्टर बहुत छोटा सा है, हल्का सा है, लेकिन इससे मतलब नहीं है कि इसको अगर आपने ऊपर से छोड़ दिया तो कन्फ्यूजन होगी। कहाँ कंफ्यूजन होगी, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट को आप 0 कर दोगे, एडिटिव कांस्टेंट को 100 कर दोगे। पक्की बोले, एडिटिव कांस्टेंट मतलब जुड़ रहा है तो 0 तो हो ही नहीं सकता। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट दिमाग यही काम करेगा कि मल्टीप्लाई होता है जब हमेशा 0 होता है किसी भी चीज़ से, तो एडिटिव में तो कभी 0 हो ही सकता, तो एडिटिव तो जुड़ेगा तो ज़्यादा ही मान होगा। तो ये ध्यान रखना, एडिटिव कांस्टेंट का मान यहाँ पे 0 है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट का मान 100 है। तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट के F/I, एडिटिव कांस्टेंट F प्लस D। क्लियर है बात, S की चीज क्लियर है। तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो D K की वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं आएगी, S में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोस स्क्वायर थीटा, थीटा क्या वैल्यू आप किस एंगल से देख रहे हो, अगर आप पहाड़ी एरिया पर निकाल रहे हो तो किस एंगल से देख रहे हो, किस एंगल से देख रहे हो तो वो एंगल है यहाँ पर, ठीक है। तो वो आपका यहाँ पर एंगल है। जैसे आप इसमें क्या कर रहे हो, जब आप टेलीस्कोप आपका लगा हुआ है, आपने कोई पहाड़ी एरिया पे आपको कोई पहाड़ी एरिया पे आपको इंस्ट्रूमेंट रीडिंग करनी है, मान लीजिए आपको डिस्टेंस निकाल लिया कोई टेलीस्कोप से, तो आपको यहाँ पे कोई स्टाफ रखा हुआ है आपका, तो यहाँ रीडिंग पढ़नी है। तो ये आपके स्टाफ और इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बन रहा है θ1, ये बन रहा है θ1, तो ये आपका थीटा हो जाएगा। प्लस C एडिटिव कांस्टेंट है और कोस थीटा, ये तो ऑटोमेटिक। अब आपको एग्जाम में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट दे सकता है, C इंटू बराबर क्या हो जाएगा 0, तो 0 होती है तो सारा मैटर क्या 0, तो सिर्फ KS कोस स्क्वायर थीटा भी दे सकता है, सिर्फ KS कोस स्क्वायर थीटा भी दे सकता है। इसलिए ध्यान रखना, बस इजी था, लेकिन ये गायब होती है अपने गड़बड़ होगी। फॉर्मूला देगा तो सीधा लिखना है, वैल्यू दे के पूछे तो सीधा KS, ठीक है। तो इसको आप चेक करना। फिर वर्टिकल डिस्टेंस निकालने फॉर्मूला KS बराबर KS इंटू साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस C साइन थीटा प्लस C साइन थीटा, KS साइन 2 थीटा बाई 2 साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस C साइन थीटा। ये मेरे क्या हो गए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के, वर्टिकल डिस्टेंस निकालने के फॉर्मूले हो गए। तो ये आपका टेकोमीटर में इतना पोर्शन हो गया। इतने पोर्शन में आई होप कोई भी समस्या नहीं आ रही होगी, आपको कोई भी परेशानी नहीं आ रही होगी। यूनियन कोण अरुण कोण दोनों के लिए ही फॉर्मूले
ओनियन और अवनमन कोण का मतलब क्या है? ओनियन मतलब जब आपको एंगल को ऊपर की साइड देख रहे हो तो ओनियन कोण, और जब डाउनवर्ड देख रहे हो तो वो आपका अवनमन कोण हो गया, वो डाउन। अपवर्ड देख रहे हो तो आपका क्या हो गया? ओनियन कोण, और डाउनवर्ड देख रहे हो पहाड़ी पे नीचे देख रहे हो तो वो कौन सा हो गया? अवनमन कोण हो गया। क्लियर बात? अब बात करते हैं सब्सटेंस बार और स्टेडी रोड। सब्सटेंस बार, इन दोनों से क्वेश्चन आ रखा है, इन दोनों से, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है सब्सटेंस बार। मोस्ट क्या है? सब्सटेंस बार। ये एक रॉड है सब्सटेंस बार, जो क्या काम आती है आपसे पूछेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने के काम आती है। सब्सटेंस बार क्या काम आती है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने के काम आती है। अब सर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, लेकिन इसका सब्सटेंस बार का मतलब क्या है? तो देखो ऑप्शन में आपको होगा कि सब्सटेंस बार क्या काम आती है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए, प्लेन एरिया के लिए, या अनडिलेटेड सरफेस के लिए। अनडिलेटेड एरिया के मतलब ऊबड़ खाबड़ एरिया के लिए। तो किसके लिए काम आती है? ऊबड़ खाबड़ एरिया के लिए, अनडिलेटेड एरिया के लिए, अनडिलेटेड एरिया के लिए, समझ गए? ऊबड़ खाबड़ एरिया के लिए। तो सब्सटेंस बार आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि आती है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के काम ही है, लेकिन अनडिलेटेड एरिया के लिए। अनडिलेटेड एरिया के लिए मतलब ऊबड़ खाबड़ एरिया के लिए। ऑप्शन में दोनों होंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्लेन एरिया के लिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऊबड़ खाबड़ एरिया के लिए। तो आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर फिर वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ने सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताया था, लेकिन ऊबड़ खाबड़ या प्लेन एरिया, तो ऊबड़ खाबड़ ये कंफ्यूजन करने वाली बात थोड़ी सी वो रहेगी। तो अनडिलेटेड एरिया के लिए याद रखना है। किसके लिए? अनडिलेटेड एरिया के लिए, मतलब ऊबड़ खाबड़ एरिया के लिए। याद रह जाएगा आराम से? ठीक है, चलो अब बात करते हैं स्टेडिया रोड। स्टेडिया रोड, स्टेडिया रोड कहती है भाई थोड़ी बहुत डिस्टेंस निकालनी है अपने, तो नॉर्मल स्टाफ यूज करते हैं, नॉर्मल स्टाफ यूज करते हैं। उसका भी लिस्ट काउंट कितना होता है? मैंने आपको बताया था 5 mm होता है। नॉर्मल स्टाफ का तो लिस्ट काउंट कितना बताया था? 5 mm होता है। तो जो स्टेडिया रोड होती है, ये ज़्यादा दूरी जब अपनी डिस्टेंस करनी होती है, ज़्यादा दूरी तक अपनी डिस्टेंस लेनी है या रीडिंग लेनी है, तो नॉर्मल स्टाफ क्या है, थोड़ा सा दिक्कत देता है। तो इसलिए अपन क्या याद करते हैं? स्टेडिया रोड यूज करते हैं। कौन सी? स्टेडिया रोड यूज करते हैं। और इसकी लंबाई जो होती है वो कितनी होती है? 3 से 5 मीटर होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 3 से 5 मीटर होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 3 से 5 मीटर होती है। और लिस्ट काउंट कितना होता है इसका? 5 mm होता है। इसका लिस्ट काउंट कितना होता है? 5 mm होता है। इसका भी लिस्ट काउंट कितना होता है? 5 mm। और जो नॉर्मल स्टाफ होते हैं उसका भी लिस्ट काउंट 5 mm होता है। ये आपका टैकोमीटर का चैप्टर था, जिससे इतने क्वेश्चन आ रहे थे। हर बार इससे इतने ही क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। तो बस आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चनों की। ये आपका टैकोमीटर भी कंप्लीट हो गया। अब आपके ट्रैवर्सिंग और कर्व 2 चैप्टर रह रहे हैं। बस ट्रैवर्सिंग और कर्व 2 चैप्टर रह रहे हैं, उसको भी अपन कंप्लीट कर लेंगे। फिर कुछ माइनर इंस्ट्रूमेंट है वो इनके साथ में बता देंगे, वो अपन इसके साथ में ही बता देंगे। टैकोमीटर भी आपका लगभग आपका सर्वे, देखो सर्वे हुआ, इरिगेशन हुआ, ये थ्योरी के सब्जेक्ट और लंबे सब्जेक्ट हैं। ये कवर हो गए ना, तो उसके बाद तो सब्जेक्ट 10-12 दिन के हैं बस। उसके बाद अपने को टाइम नहीं लगेगा, उसके बाद अपने कोई भी टाइम नहीं लगेगा बस। ये इसलिए मैंने पहले बड़े जो लेंथ की सब सिलेबस है वही लिए हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस पर, कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन, कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं इसमें, जैसे बात कर रहे थे। चलो एसएससी वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। कुछ क्वेश्चन आप इस साथ में लिख लेना मेरे। फॉर टैकोमीटर द additive constant and multiply constant respectively by ऑप्शन है आपका। क्वेश्चन को आप खुद करोगे 0 and 100। ऑप्शन बी है आपका 100 and 0। ऑप्शन सी है आपका 0 and 0। ऑप्शन डी है आपका 100 and 100। कीजिए इस क्वेश्चन को। एसएससी 2004, 2010 और आपके 2014 तक ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके। और 2012 और 2014 ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2004 में था, 2010 में था, 2012 में था, 2014 में था। देख लो
क्या हो जाएगा भाई, पहले क्या, अब देखो गलती क्या होगी, 0 एंड 100 दिखते अपने दिमाग में दौड़ जाएगा, 0 एंड 100 या फिर 100 एंड 0 यहाँ दिखते अपने दिमाग में दौड़ जाएगा, चलो ठीक है बी कर दो। अब यहाँ कन्फ्यूजन, अब देखो कन्फ्यूजन कहाँ होगी इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में होगी 0 एंड 100 होता है, सही है बात, क्योंकि 0 एंड 0 तो होता ही नहीं है। इतना तो हमें याद रहेगा पेपर करते समय, हमने पढ़ा है थोड़ा बहुत, इतना तो हमें याद रहेगा कि एडिटिव कांस्टेंट और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 0 एंड 100 होता है यार। लेकिन वहाँ एग्जाम में गलती क्या होगी कि पहले कौन सा होगा, 0 एंड 100, या तो आपको ये ऑप्शन दिख गया सीधा तो आप सीधा बी मारे होगे, बाकी नहीं देखोगे 100 और 0 होता है, या किसी को ये दिख गया था, लेकिन वहीं दिमाग से करोगे तो गलती है। एडिटिव कांस्टेंट, सर ने एडिटिव कांस्टेंट बताया था, तो इसका उल्टा एक विपरीत याद रख लो कि ऐड होने वाली बात हमें पता है कि 0 नहीं होता, लेकिन वही 0 होता है। एडिटिव कांस्टेंट 0 और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 100 होता है। अब देख लो पहले क्या आना है, एडिटिव कांस्टेंट का मान आना है, पहले क्या आना है एडिटिव, तो 0, और बाद में क्या था मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। ये ऑप्शन कहाँ है, ए ऑप्शन में आपके 100 है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ऑप्शन 100 और 0 यहाँ भी दिखा रहा है, 0 और 100 यहाँ भी दिखा रहा है, लेकिन ये देखना है पहले क्या पूछा है। अक्सर गलती यही होती है, हो सकता है अपन से अक्सर गलती होने का चांस ये रहता है, बी ऑप्शन दिखा सीधा 100 एंड 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से कर दिया, तो वहाँ अपने से गलती होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए क्वेश्चनों को मैं करवा रहा हूँ। चलिए, ये आपको 2010 में भी आया था, ठीक है। अब आपके जब 2004, 2010, 12 में 14 में आ गया, 2011 में कौन सा क्वेश्चन आया होगा, तो इसी के बीच का अपन 2011 का ले लेते हैं, SSC JEE 2011, ठीक है। 2011 में क्वेश्चन देखो क्या आ गया, द मल्टीप्लाई कांस्टेंट, द मल्टीप्लाई कांस्टेंट ऑफ ए थर्ड लाइट, तो देखो वहाँ पे टैकोमीटर लिखा नहीं, थर्ड लाइट आ गया ना, तो आपको ये थर्ड लाइट का ही हिस्सा है, तो आप कहें ये मसला क्वेश्चन गलत हो गया, टैकोमीटर में कराया हुआ था, तो मैंने आपको पहले बताया था ये उसका हिस्सा है, F + D, ऑप्शन बी F/I, ऑप्शन सी F/I + F+I, ऑप्शन डी F+D। चलिए आप बताइए इसका क्या ऑप्शन होगा। आप देखो ये चीज मल्टीप्लाई को गड़बड़ क्या होती है, ऑप्शन से गड़बड़ होती है। अब F+D भी याद है, F/I भी याद है, अब F+D कहाँ है, F+I है, ये F/D है। आपको क्वेश्चन को टफ करने के लिए, अगर यहाँ क्वेश्चन को इजी करना होगा, तो F+ जो सही दो फार्मूले हैं उनको तो एट लिख दिया, बाकी कुछ और फार्मूले लगा दिए, लगा दूंगा मैं। अब मैंने क्या करा है, जो SSC के ऑप्शन आते हैं कुछ क्वेश्चन को टफ कर दिया ऑप्शन से। अब ऑप्शन से क्या क्वेश्चन टफ हो गया कि जो चारों ऑप्शन में चीजें वो सेम है, कि वास्तव में इन दो का ही खेल है, F+I का, F और D का, ये चारों ही ऑप्शन में ये सब चीजें हैं। चारों ही ऑप्शन में ये हैं कि F+D होता है या F+I होता है, या F/I होता है या F/D होता है। अब ऑप्शन कुछ इस टाइप की मिल गया तो वही क्वेश्चन टफ बन गया। बस हमारा पढ़ा हुआ था, यदि यहीं में ऑप्शन को चेंज कर देता, F+D F/I देकर F+B+C दे देता, या F/I + D दे देता, तो आप क्या करते हैं, ये दो तो होते हैं सीधे, इन दो को तो सीधे काट देते, और फिर इन दोनों पे माथा बच्चे करते हैं, जो अक्सर एग्जाम में होता है। क्या दो ऑप्शन से ही अपन लड़ाई करते हैं, दो ऑप्शन तो अपन पहले से ऐड कर देते हैं, हमेशा दो ऑप्शन में ही प्रॉब्लम रहती है कि दो ऑप्शन में। लेकिन जैसे ही एग्जामिनर को क्वेश्चन थोड़ा सा टफ करना होता है तो वो क्या करता है आपको कि चारों ऑप्शन में माथापड़ी करवा देता है, बस वही पेपर टफ बन जाता है। पेपर टफ बनाने के लिए उसको कुछ दूसरी रामायण नहीं करनी पड़ती कि भाई अलग से कुछ मैटर कर, उसे क्या करना पड़ता है कि चारों ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन करना है, चारों। अब यहाँ आपको अगर आपका थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, जो मतलब स्लिप हो रहा है माइंड से, तो आपको स्लिप होते ही आपके चारों ऑप्शन दिक्कत दे रहे हैं, चारों ही। अभी तो आपको फटाफट से आ रहा है, मुझे पता है, अभी तो आप तुरंत बी पे जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ गया आपकी बात को। लेकिन जब कुछ दिनों बाद इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखना, तो आप यहीं फंसोगे फिर, विदाउट पढ़े हो, विदाउट रीडिंग करे कि मैं ये करूँ या ये करूँ। तो इसलिए ध्यान रखना, हमेशा ध्यान से किसी चीज़ को ढंग के, हर काम मीन्स पढ़ के, इसलिए ढंग से याद करना है। ये छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत ज़्यादा गलती है। और देख लो आप 2004 के बाद 2010 वगैरह सब क्वेश्चन ये रहा, 11 में हुआ था, 11 में फार्मूले बेस पे आ गया, फिर 12 में वही चला गया, ऐसे 13 में, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ऑप्शन में चलेगी ना, तो ये आपका क्या हो गया, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, और ऑप्शन में ही सॉल्व करने के लिए, याद करने के लिए इसको कर लिया करो एडिटिव कांस्टेंट, कि ये मेरा एडिटिव कांस्टेंट हो गया। तो जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार वापस आपको याद होगा, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार ये आपको वापस याद होगा।
चलिए अब इसके मैंने कहा था 16 के बाद जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके उस पे आ रहे हैं, किस पे आ रहे हैं, फॉर्मूले बेस पे, तो वो भी देख लेते हैं अपन, वो भी टैकोमीटर के जितने भी क्वेश्चन एसएससी में आए हुए हैं वो सारे करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। बस थोड़ा सा पढ़ते रहिए, बाद में आपको किसी भी बुक का क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी आपको। क्वेश्चन था टैकोमीटर के, एन एनालिटिक लेंस is provided in, अब बताइए एनालिटिक लेंस कहाँ लगाया जाता है, टैकोमीटर में। ऑप्शन बी थोडोलाइट में, ऑप्शन डंपी लेवल, देखो क्वेश्चन आया ना थोड़ा सा भी, और प्रिज्मेटिक कंपास, तो कहाँ पे आया था एनालिटिक लेंस, अभी बात हुई थी आपकी कि सर अभी याद है टैकोमीटर में, अभी आपको याद है सर टैकोमीटर में लगाया था, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एनालिटिक कांस्टेंट लगे थे, उनको हम क्या बोल रहे थे, एनालिटिक लेंस बोल रहे थे टेलीस्कोप में। अब सर टैकोमीटर ऑप्शन में नहीं हो तो वहाँ कुछ और होगा, तो आप किस पे जाओगे, थोडोलाइट पे, क्योंकि ये थोडोलाइट का हिस्सा है, थोडोलाइट का पोर्शन है। अगर टैकोमीटर ऑप्शन में, टैकोमीटर और थोडोलाइट दोनों ऑप्शन में है, जब टैकोमीटर और थोडोलाइट दोनों ऑप्शन में है तो आप टैकोमीटर पे जाओगे, अगर आपके पास टैकोमीटर ऑप्शन में नहीं है तो किस पे जाओगे, थोडोलाइट पे, थोडोलाइट पे। चलिए, और 2014 में भी ये आया था, तो इसको करने की जरूरत नहीं है मुझे, और देख लेता हूँ मैं उस क्वेश्चन आपके लिए। 2017 के अंदर एक क्वेश्चन, 2017 के अंदर एक क्वेश्चन है सीधा, वो सीधा ही करा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन लेंथी है, लिखाने में टाइम लगेगा, इसलिए सीधा बता रहा हूँ कि आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, 2017 में आया हुआ है मॉर्निंग जनवरी में। कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जो लिखना चाहे वो स्पीड से लिख लेना वाली टर्म में। कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंट। द स्टाफ रीडिंग इज 1.4 एंड 1.9। आपको स्टाफ रीडिंग S1 और S3 दी गई है। स्टाफ रीडिंग 2.9, स्टाफ रीडिंग आपको दे दी है 1.4 और 2.9, दो रीडिंग दी है, ठीक है। द विच करस्पॉन्ड लोअर द हॉरिजॉन्टल लाइन विद टेलीस्कोप, टैकोमीटर एंड एनालिटिक लेंस। समझ गए क्या क्वेश्चन दे, स्टाफ रीडिंग इज 1.4 एंड 2.2 मीटर विच करस्पॉन्ड टू लोअर एंड अपर हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो ये कौन सी है, ये तो अपर वाली है और ये लोअर वाली है, ये अपर ही अपर है, ये सबसे लोअर है, तो बीच की नहीं दे रखी, अपने कोई दिक्कत नहीं, अपने को ऊपर और लोअर से ही काम होता था, ठीक है। अक्रॉस एयर द लेंस ऑफ द टेलीस्कोप, जो लेंस है टेलीस्कोप के वो कौन कौन से हैं, टैकोमीटर इज एनालिटिक लेंस, मतलब के और सी का वैल्यू यूज होगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर के एस प्लस सी, डी बराबर, और ऑप्शन आपके दे रखे हैं इसमें, 100, ऑप्शन बी दे रखा है 150, ऑप्शन सी दे रखा है आपके 200, ऑप्शन डी है 140। चलिए ठीक है, तो के का मान कितना होता है हमारे पास, 100 होता है, सीधा पता है। सी कितना होता है 0, एस कैसे निकालेंगे, 2.9 माइनस 1.4, कितना आ जाएगा, 9 में से आ गया 0.5 और 1.5, कितना आ जाएगा, तो वैल्यू पुट कर दो डी के लिए। के की वैल्यू कितनी है मेरे पास 100, एस की वैल्यू कितनी आई है 1.5 इंटू प्लस कितना है सी की वैल्यू कितनी है 0, तो ये कितना हो गया आपके पास, कितना हो गया, एक बार 150, कितना हो गया 150, तो ये आपका आंसर हो गया डी बराबर 150 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन। समझ गए बात को, क्लियर है बात। बस इस तरह के क्वेश्चन आपके एसएससी 2016 के बाद आ रहे हैं, एसएससी 2016 के बाद क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो मैंने क्वेश्चन आपको अभी उसमें अभी थोड़ी देर में 14 में कराया था, वही क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है। तो ही वही मतलब क्वेश्चन जो इन्हीं से आ रहे हैं, क्वेश्चन जिस पोर्शन से आ रहे हैं अपन उसी चीज़ को करेंगे तो फायदा रहेगा। अब बाकी चीज़ें सर पे बहुत बड़ी है, टैकोमीटर कितना भी लंबा करते हो क्या फायदा है, जब अपना 2000 से लेकर 2017 तक का रिकॉर्ड कह रहा है कि वहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो आएंगे तो इस बार सबके लिए आएंगे, हमारे लिए पर्सनली अकेले के लिए नहीं आएंगे, तो फिर वो गलत होगा, सबके लिए होगा। क्योंकि पर्सनली हम भी जो चीज़ सब पढ़ रहे हैं वही हम पढ़ रहे हैं, और जो डाटा पे एक्सपीरियंस इसका बोल रहा है वही हर बार बोल रहा है।
तो उसी को लेते हुए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए और देख लेते हैं। लीस्ट काउंट थर्ड का बता ही दिया था, 20 सेकंड होता है। और जो 17 में पूछा हुआ है, एसएससी जेई 2017 में ही पूछा हुआ है कि फोकल लेंथ व स्टेडिया इंटरवल का रेशियो होता है। तो एफ फोकल अपन आई रेशियो क्या होता है भाई? ये कि सर ये मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है। क्या होता है? मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। ऑप्शन में क्या था आपके कि मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है, एक्टिव कांस्टेंट होता है, स्टाफ इंटरवल होता है या सब्ट्रैक्टिव फैक्टर होता है। तो क्या होता है? मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है एसएससी 2017 में। आपसे वही चीज मैं कह रहा हूँ घूम फिर के कि जो मैं थोड़ी पोर्शन कराया था आपको, जो एडिटिव कांस्टेंट और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, घूम फिर के क्वेश्चन टेकोमीटर से वहीं से आते हैं। इसलिए एडिटिव कांस्टेंट और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट को ढंग से पढ़ लेना, उसको बिल्कुल भी गलती मत करना। उसमें उस पर न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं और ऑप्शन में से न्यूमेरिकल कैसे बन सकते हैं मैंने बता दिया। हो सकता है आपको एग्जाम में फोकल लेंथ और आई दे दे तो उसकी वैल्यू कर सकते हैं, हो सकता है। अब आप देखो क्वेश्चन में गलती कहाँ करवाएगा वो। क्वेश्चन में गलती कराने का तरीका उसका क्या है कि हमें पता है कि मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 100 होती है। एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। हमें वो इजी सा क्वेश्चन देकर और जहाँ एडिटिव कांस्टेंट है या ये मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट उसकी वैल्यू चेंज कर देगा कि आप है ना मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट को 100 लीजिए, तो अपन मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 100 देखेंगे, लेकिन वहाँ अपन एडिटिव कांस्टेंट पे जाएंगे नहीं। तो वो ऐसी वैल्यू करेगा, देखो या तो मल्टीप्लाइंग कह देगा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट तो आपको 100 लेना है, लेकिन एडिटिव कांस्टेंट आपको 10 लेना है। अब हमें 0, अब अपने क्या क्वेश्चन पढ़ा जल्दी से। क्वेश्चन जैसे इजी आता है अपने अंतरात्मा बहुत ज्यादा बाबू हो जाती है, फिर अपन फटाफट से क्वेश्चन की सीधे करने के लिए ऑप्शन मारने जाते हैं। तो 100 दिखा, लेकिन 10 को देखना भूल गए। ये 10 को देखना भूल गए और 10 को देखना बोलते तो 100 प्लस अपन ने क्या करा, 100 इंटू एस और 0 ऐड कर लिया, तो क्वेश्चन वहीं खोटा हो गया। और जो अपन 100 इंटू के 0 से अपन जो ऑप्शन आंसर निकालेंगे, 100 इंटू एस 0 से ऑप्शन निकालेंगे, वो आंसर ऑप्शन में पक्का होगा, और अपन उसको टिक करके आएंगे और अपन 101% गारंटी से आगे आएंगे बाहर सही है। लेकिन वही क्वेश्चन अपना गलत हो जाएगा सिर्फ अपनी सी छोटी सी गलती थी, अपनी एक छोटी सी गलती के कारण कि अपन ने क्वेश्चन को ध्यान दें। आते हुए क्वेश्चन जो आपने सुना होगा एक बार कि क्वेश्चन आते हुए भी 3 से 4 क्वेश्चन हमारे गलत होते हैं कि क्वेश्चन आते हुए, और 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको नहीं आते हुए भी सही होंगे। देखो ये हर एग्जाम का फैक्टर रहता है, 3 से 4 क्वेश्चन आपको आते हुए भी गलत होंगे और 2 से 4 क्वेश्चन नहीं आते हुए भी सही हो जाते हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन जो गलत आते हुए गलत होंगे यही हमें बाहर करेंगे। अगर इन्हीं को नहीं, और जो बच्चे इन्हीं पे ध्यान दे लेते हैं, ये 3 से 4 क्वेश्चन जो ध्यान दे लेते हैं जो आते हुए गलत होते हैं, वही हमारे सिलेक्शन के अंदर बाहर करने वाले क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि इस समय अपन थोड़े, और ये सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं, बस अपनी थोड़ी सी जल्दबाजी के कारण होते हैं। इसलिए कहते हैं कि किसी भी एग्जाम को देने से पहले टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का मतलब क्या है कि जितनी टेस्ट सीरीज देंगे, जितनी गलतियां होंगी, हमें बार बार पता चल जाएगा। पहला टेस्ट दिया आपने तो हमें जो कुछ गलतियां हुई, फिर दूसरा टेस्ट दिया, अब उन गलतियों को आप टेस्ट सीरीज से सुधार लोगे तो वहाँ एग्जाम में गलतियां होंगी। इसलिए कहते हैं किसी भी एग्जाम को देने से पहले कम से कम 10-12 टेस्ट देके जाओ, इसलिए लिया जाता है ताकि जो 3-4 क्वेश्चन जो आपके गलत होने वाले हैं वहाँ वो नहीं हो। ठीक है, टेकोमीटर चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके अपन ने एमसीक्यू भी कर लिए। अब ट्रैवर्सिंग और खराब रह रहा है अपना, मिलते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।